Good morning student. In my last video page 97 तक कंप्लीट हो गया था. इन ओल्ड बुक पेज नंबर 97 एंड इन न्यू बुक पेज नंबर 73. और इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं ओल्ड बुक में 98 पेज से एंड न्यू बुक में 74 पेज से. ये दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर सब टॉपिक फॉर रीबिल्डिंग अ वर्ल्ड इकोनॉमी द पोस्ट वार एरा. Page number 74, new book. Let's start this page and you also open your book. The Second World War broke out a mere 2 decades after the end of the First World War. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भी हमने इसमें रीड किया था कि उसको हम टेक्निकल वॉर थी, वो भी एक तरह से जैसे वीडियो वॉर, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था. लेकिन जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो उससे भी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव प्रूव हुई. और सेकेंड थिंग जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की अभी इकोनॉमिक रिकवरी हुई नहीं थी पूरे वर्ल्ड में, सभी कंट्रीज़ ने अभी वो की नहीं थी. और उसके बाद ये 2 डिकेड्स में ही, यानी कि वो 1917 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई और 1939 में ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर दोबारा से स्टार्ट हो गई. तो कंट्री अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जो रिकवरी है वो कंप्लीट नहीं कर पाए थे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर को उन्हें फेस करना पड़ा. और सेकेंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव वॉर थी. तो इस चैप्टर में हम रीड करेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो वर्ल्ड के कंट्री है उन्होंने किस तरह से अपने आप को स्टैंड अप किया. इट वाज फॉट बिटवीन द एक्सिस पावर मेनली नाजी जर्मनी, जापान एंड इटली एंड एलिज ब्रिटेन, फ्रांस तथा सोवियत यूनियन एंड यूएस. इसमें भी 2 ग्रुप थे. फर्स्ट था एक्सिस जर्मनी, जापान एंड इटली का. सेकंड था एलिज ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड यूएस का. इट वाज अ वार waged for 6 years on many front in many places over land, on sea and in the air. और ये वॉर भी 6 ईयर्स तक चली, 1939 से लेकर 1945 तक. और ये हर जगह जैसे लैंड पर, सी पर और एयर पर. वंस अगेन डेथ एंड डिस्ट्रक्शन वाज एनबरस. और यहाँ पर जो डेथ हुआ या जो तबाही हुई वो बहुत ज़्यादा भयानक थी. एटलीस्ट 60 मिलियन पीपल और अबाउट 3% ऑफ द वर्ल्ड्स 1939 पॉपुलेशन आर बिलीव्ड टू हैव बिन किल्ड. यानी वर्ल्ड की जितनी पॉपुलेशन थी 1939 में उसका 3% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो इसमें मारी गई थी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. एज अ रिजल्ट ऑफ द वॉर मिलियंस मोर वर इंजर्ड. और इससे ज़्यादा जो पीपल है वो इंजर्ड हुए थे. अनलाइक इन अर्लियर वॉर्स मोस्ट ऑफ दिस डेथ टुक प्लेस आउटसाइड द बैटलफील्ड. मैनी मोर सिविलियंस दैन सोल्जर्स डाइड फ्रॉम वॉर रिलेटेड कॉजेज. और इस वॉर में एक और जो बात हुई कि जितने जो 3% जो पॉपुलेशन इसमें मारी गई थी वो उसमें सिविलियन पीपल ज़्यादा थे. इस वॉर का जो इफ़ेक्ट है वो वॉर फील्ड से दूर भी हुआ, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक आते आते जो कंट्री में जो वेपन थे, जो न्यूक्लियर वेपन थे या जो एटम बम थे, उसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया था. तो उनका जो डिस्ट्रक्शन था वो बहुत ज़्यादा दूर तक मार करता था. वास्ट पार्ट ऑफ द यूरोप एंड एशिया वर डिवास्टेड एंड सेवरल सिटीज़ वर डिस्ट्रॉयड बाय एरियल बॉम्बरमेंट. यानी कि अगर एरोप्लेन से जो बॉम्बिंग की जाए तो उससे कई जो शहर है वो ही ख़त्म हो गए थे. और रिलेंटलेस एयरली अटैक्स, यानी कि जो बाय एयर जो अटैक हुए उससे बहुत ज़्यादा तबाही हुई. दी वॉर कॉज्ड एन एमिसेंस अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक डिवास्टेशन एंड सोशल डिसरप्शन. और इस वॉर के कारण इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन तो हुआ ही हुआ, सोशल डिसरप्शन भी काफ़ी हुआ. रिकन्स्ट्रक्शन प्रॉमिस टू बी लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट. और इसको रिकन्स्ट्रक्ट करना काफ़ी एक डिफ़िकल्ट टास्क भी था और ये बहुत ज़्यादा एक टाइम डिवोटिंग टास्क भी था, क्योंकि इतनी ज़्यादा जो डिस्ट्रक्शन को कवर करना बहुत बड़ी एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है, इकोनॉमिकली भी और सोशली भी. 2 crucial influences shaped post-war reconstructions. The first was the US emergence as the dominant economic, political and military power in the western world. इसमें इसके जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के मेन जो है यूँ तो काफ़ी इफ़ेक्ट थे, लेकिन इसके जो 2 इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट इम्पैक्ट थे. फर्स्ट था कि यूएस वर्ल्ड में एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर के तौर पर इमरजेंस हुआ यूएस का. द सेकेंड वॉज द डोमिनेंस ऑफ द सोवियत यूनियन
और सेकंड था कि सोवियत यूनियन यानी मीन्स जो रशिया का जो डोमिनेंस है वो स्टार्ट हो गया. इट हैड मेड ह्यूज सेक्रीफाइसेस टू डिफीट नाजी जर्मनी and transformed itself from a backward agriculture country into a world power during the very years when the capitalist world was trapped in the Great Depression. ये जो टॉपिक इसमें आया है कैपिटलिस्ट का और सोशलिस्ट का, ये जो टॉपिक है ये आपका +1 या +2 में आपसे डिस्कस होगा डीपली. इसमें मैं आपको इसमें आप इतना ही देख लीजिए कि ये जो यूएस था ये था कैपिटलिस्ट कंट्री, और जो सोवियत यूनियन की बात की जा रही है ये था सोशलिस्ट कंट्री. तो जो ग्रेट डिप्रेशन जो हमने पहले इसी चैप्टर में रीड किया, ग्रेट डिप्रेशन में जो यूएसए की जो कैपिटलिस्ट इकनॉमी थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी. तो इस कारण जो सोवियत यूनियन है वो सोशलिस्ट कंट्री के तौर पर एक वर्ल्ड पावर के तौर पर इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वर्ल्ड में इस्टेब्लिश हो गया. यानी 2 सुपर पावर वर्ल्ड में एमर्जेंस हुआ. 2 सुपर पावर का सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, एक यूएस और एक रशिया. यूएस कैपिटलिस्ट इकनॉमी को रिप्रेजेंट करता था और सोवियत यूनियन सोशलिस्ट इकनॉमी को रिप्रेजेंट करता था. ये तो थी आपकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की इंट्रोडक्शन है. सेकेंड जो नेक्स्ट 4.1 जो सब टॉपिक है इस चैप्टर का वो है पोस्ट वॉर सेटलमेंट एंड द ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन. जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई 1945 में, तो जैसे हमने रीड किया था फर्स्ट चैप्टर में, वियना कांग्रेस हुई थी नेपोलियन के बाद, नेपोलियन के कंट्रीज के सेटलमेंट के लिए, आपको याद होगा फर्स्ट चैप्टर में. इसी तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ. तो अब उनकी जो सेटलमेंट के लिए क्या किया गया, वहाँ पर वियना कांग्रेस हुई थी, यहाँ पर ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश हुए. इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिशियन ड्रू 2 की लेसन्स फ्रॉम इनर वॉर इकोनॉमिक एक्सपीरियंस. अब इस वॉर से जो 2 लेसन्स है वो वर्ल्ड के सामने आए. फर्स्ट, एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी बेस्ड ऑन मास प्रोडक्शन कैन नॉट बी सस्टेन्ड विदाउट मास कंजप्शन. मास कंजप्शन का जो इसमें पहले टॉपिक आया था, जैसे यूएसए ने जो टी मॉडल की जो कार है वो मास प्रोडक्शन से बनानी स्टार्ट की थी. तो मास प्रोडक्शन तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक कि मास कंजप्शन ना हो, कि जब जितनी प्रोडक्शन होगी उसका कंजप्शन भी उतना ही ज़रूरी है. अगर उसकी खपत ही नहीं है तो उसकी प्रोडक्शन यूज़लेस हो जाएगी. बट टू इंश्योर मास कंजप्शन देयर वाज अ नीड फॉर हाई एंड स्टेबल इनकम. लेकिन कंजप्शन तभी होगा जबकि इनकम स्टेबल होगी. अगर इनकम ही इनस्टेबल है, अगर इनकम फिक्स नहीं है, तो जो प्रोडक्शन है उसकी जो यूज़ है, उसका जो यूज़ है, उसकी जो खपत है वो नहीं हो पाएगा. इनकम्स कुड नॉट बी स्टेबल इफ़ एम्प्लॉयमेंट वाज अनस्टेबल. और इनकम होगी एम्प्लॉयमेंट से, अगर एम्प्लॉयमेंट लोगों के पास नहीं है तो कंट्री लोगों की इनकम भी स्टेबल नहीं रहेगी. दस स्टेबल इनकम्स आल्सो रिक्वायर्ड स्टडी फुल एम्प्लॉयमेंट. अगर हमने पीपल को की इनकम को स्टेबल करना है तो उनको स्टेबल एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा. बट मार्केट्स अलोन कुड नॉट गारंटी फुल एम्प्लॉयमेंट. Therefore, government would have a step into a minimize fluctuations of prices, output and employment. Economic stability could be ensured only through the intervention of government. इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तभी आएगी जब गवर्नमेंट इसके अंदर इंटरफेयर करेगी. अगर हम मार्केट पे ही छोड़ दें ये बात इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को, तो वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कंट्री में यानी पीपल में कभी नहीं आएगी. इसके अंदर एक बात हुई है फुल एम्प्लॉयमेंट की. ये आपकी टर्म है बच्चों इकोनॉमिक्स की. इसको आप +1 में आके डीप में इसको रीड करेंगे. एक तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मीन्स होता है कि 100% एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिला हुआ, वहाँ 0% अनएम्प्लॉयमेंट है. ये था फर्स्ट लेसन जो हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर से सीखा. सेकेंड लेसन रिलेटेड टू आ कंट्रीज इकोनॉमिक लिंक्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड. कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमी का जो बाहर के वर्ल्ड के कंट्री उनसे क्या लिंक है. द गोल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट कुड ओनली बी अचीव्ड इफ गवर्नमेंट हैड पावर टू कंट्रोल फ्लो ऑफ गुड्स, कैपिटल एंड लेबर. कि फुल एम्प्लॉयमेंट उसी केस में किसी कंट्री में आ सकता है कि जब गवर्नमेंट का कंट्रोल रहे किस पर, फ्लो ऑफ गुड्स पर, कैपिटल पर एंड लेबर पर. दस इन ब्रीफ the main aim of post-war international economic system was to preserve economic stability and
फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड। उसी केस में ही जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और फुल एम्प्लॉयमेंट इस्टेब्लिश हो सकता है। इट्स फ्रेमवर्क वाज एग्रीड अपॉन एट द यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन जुलाई 1945 एट ब्रिटेन वुड्स इन न्यू हैम्पशायर यूएसए। और यही 1945 में यूएसए के जो एक न्यू हैम्पशायर सिटी है वहाँ पर ब्रिटेन वुड्स की एक जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहीं पर ये जो दोनों जो लेसन है वो डिस्कस हुए थे। और इंडियन मॉनेटरी फंड, ये नेशनल मॉनेटरी एक ये फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस हुई थी कहाँ पर 1945 में यूएसए में। द ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस इस्टेब्लिश द इंटरनेशनल, और ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस ने ही में ही ये डिसाइड हुआ था कि एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ टू डील विद द एक्सटर्नल सरप्लसेस एंड डिफिसिट ऑफ इट्स मेंबर नेशन, कि आईएमएफ इस्टेब्लिश किया गया, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाया गया कि जो इसके मेंबर कंट्री बनेंगे वो उनको उनके जो सरप्लस यानी कि जो उनके प्रॉफिट है और जो उनके डिफीट है यानी कि जो लॉसेज है उनको मैनेज करेगा। द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और एक बैंक बनाया गया जिसको आज वर्ल्ड बैंक कहा जाता है, लेकिन इसका ओरिजिनल नेम था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, वाज सेट अप टू फाइनेंस post war reconstruction. The IMF and the World Bank are referred to as the Bretton Woods Institution, यानी कि इन दोनों को, वर्ल्ड बैंक को और IMF को, ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन ही कहा जाता है। और समटाइम्स द ब्रिटेन वुड्स ट्विंस, और कभी कभी इसको ब्रिटेन वुड्स के ट्विंस भी कहा जाता है। द पोस्ट वार री इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम इज आल्सो ऑफन डिस्क्राइब एज द ब्रिटेन वुड्स सिस्टम। द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक कॉमेंस फाइनेंशियली ऑपरेशन इन 1947। इन्होंने 1947 में इन दोनों इंस्टीट्यूशन ने, आईएमएफ ने एंड वर्ल्ड बैंक ने, अपना इकोनॉमिक ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। डिसीजन मेकिंग इन दिस इंस्टीट्यूशन इज़ कंट्रोल्ड बाय द वेस्टर्न इंडस्ट्रियल पावर, और जो डिसीजन मेकिंग थी इन यानी कि इन दोनों इंस्टीट्यूशन पे जो कंट्रोल था वो वेस्टर्न इंडस्ट्रियल पावर का ही था। द यूएस हैज़ एन इफेक्टिव राइट ऑफ वीटो ओवर बाय IMF एंड वर्ल्ड बैंक डिसीजन। यूएस का इसमें एक बहुत प्रोमिनेंट पार्ट था, प्रोमिनेंट हैंड था इनको इस्टेब्लिश करने में। तो इन दोनों इंस्टीट्यूशन में जो वीटो पावर थी वो भी यूएस के पास थी। वीटो पावर का मीन्स कि जो एक्चुअल जो पावर थी वो यूएस के पास थी और अभी भी यूएस के पास ही है। द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम इज़ द सिस्टम लिंकिंग नेशनल करेंसीज एंड मॉनेटरी सिस्टम। ये जो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम था ये नेशनल करेंसीज को और मॉनेटरी सिस्टम को लिंक करने वाला था। द ब्रिटेन वुड सिस्टम वाज बेस्ड ऑन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, और जो ब्रिटेन वुड जो ये दोनों इंस्टीट्यूशन का जो सिस्टम था वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पर बेस्ड था। ये अभी हम आगे बात करेंगे कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या था। इन दिस सिस्टम नेशनल करेंसीज फॉर एग्जांपल द इंडियन रूपी वर पेग्ड टू द डॉलर एट अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। इसी में जैसे हम देखते हैं ना कि हमारा रूपी डॉलर के कंपैरिजन में कितना चल रहा है, तो इसी के बाद ही ये जो सिस्टम है वो स्टार्ट हुआ था। द डॉलर इटसेल्फ वाज टू गोल्ड एट अ फिक्स्ड प्राइस ऑफ $35 पर ऑन्स ऑफ गोल्ड, और डॉलर के जो प्राइस है वो गोल्ड के कंपैरिजन में इंक्रीज और डिक्रीज होते थे। जैसे जब ये इस्टेब्लिश हुआ था तब इसका क्या रेट रखा हुआ था कि ये पर जो ऑन्स है, एक ऑन्स गोल्ड के लिए 35 जो डॉलर प्राइस फिक्स किया गया था, और उसी के अकॉर्डिंग में कंट्रीज़ की जो अलग अलग करेंसी होती है वो अप डाउन करती थी। इसमें कई वर्ड जो आया है वो आपके इकोनॉमिक्स के आए हुए हैं बच्चों। नेक्स्ट आपका 4.2 है द अर्ली पोस्ट वॉर ईयर्स। द ब्रिटेन वुड्स सिस्टम इनोग्रेटेड एन एरा ऑफ अनप्रेसिडेंटेड growth of trade and economic for the western industrial nation and Japan. World trade grew annually at over 8% between 1950 and 1970 and incomes at nearly 5%. Growth was also most stable without large fluctuations for much of this period. The unemployment rate, for example, averaged less than 5% in most industrial countries. ये दोनों इंस्टीट्यूशन के इस्टेब्लिश होने के बाद जो वर्ल्ड की जो इकनॉमी है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई, और उसमें जो ग्रोथ है वो 5% की जो ग्रोथ है वो नोट की गई, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी
जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वहाँ पर काफ़ी कम हो गई। दिस डिकेड्स आल्सो सा द वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंटरप्राइजेस, और इसी डिकेड में जो है वो टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ है। डेवलपिंग कंट्रीज़ वर इन अ हरी टू कैच अप with the advanced and industrial countries. Therefore, they invested vast amount of capital importing industrial plant and equipment featuring modern technology. जो डेवलपिंग कंट्री थे वो इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी को गेन करने के लिए वेस्टर्न कंट्रीज़ के पीछे भाग रहे थे। नेक्स्ट 4.3 है डी कॉलोनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस। और ये जो वर्ल्ड के जितने भी कंट्री जो कॉलोनलाइज कंट्री थे, यानी जो जिनकी जो किसी और कंट्री के अंडर थे, जैसे इंडिया ब्रिटिश के अंडर था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही ऑलमोस्ट कंट्री को फ्रीडम मिली है। व्हेन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड, लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉर स्टिल अंडर यूरोपियन कॉलोनियल रूल। कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक जो ऑलमोस्ट जो कंट्री थे एशिया के, वो यूरोपियन कॉलोनियल रूल के अंडर थे। ओवर द नेक्स्ट 2 decades मोस्ट colonies in एशिया एंड अफ्रीका emerged as फ्री इंडिपेंडेंट नेशन। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही एशिया और अफ्रीका के काफ़ी कंट्री फ्री और इंडिपेंडेंट कंट्री बन गए। दे वर हाउएवर ओवरबर्डन्ड बाय पॉवर्टी एंड अ लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड देयर इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज़ वर हैंडीकैप्ड बाय लॉन्ग पीरियड्स ऑफ कॉलोनियल रूल। क्योंकि उन कंट्री पे बहुत सालों तक, बहुत डिकेड तक कॉलोनियल रूल रहा था, तो इसलिए उन कंट्री में जब उन्हें आज़ादी मिली तो उन पर पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत ज़्यादा बर्डन था। द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक वर डिज़ाइन टू मीट द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द इंडस्ट्रियल कंट्रीज। और ये जो IMF एंड वर्ल्ड बैंक थे, इनको डिज़ाइन ही इसलिए किया गया था कि वो जो कंट्री है वो उनकी नीड को, फाइनेंशियल नीड को पूरा करे। दे वर नॉट occupied to cope with the challenge of poverty and the lack of development in the former colonies. But as Europe and Japan rapidly rebuilt their economies, लेकिन जो यूरोप के कंट्री और जापान ने अपने आप को बहुत तेज़ी से रीबिल्ड किया एंड ग्रू लेस डिपेंडेंट ऑन द IMF एंड वर्ल्ड बैंक। और IMF और वर्ल्ड बैंक पर डिपेंड रहे बिना इन दो, यूरोप ने और जापान ने बहुत ज़्यादा खुद को रीबिल्ड किया। Thus from the late 1950 the Bretton Woods institution began to shift their attention more towards developing countries। इसलिए 1950 तक आते आते जो ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन थे, मीन्स वर्ल्ड बैंक और IMF, उन्होंने अपना अटेंशन डेवलपिंग कंट्री की तरफ मोल्ड कर दिया, कि उनको रीबिल्ड करने के लिए उन्होंने फाइनेंशियल हेल्प करना स्टार्ट कर दिया। एज कॉलोनीज मैनी ऑफ लेस डेवलप्ड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड हैड बीन पार्ट ऑफ वेस्टर्न empire. Now, ironically, as newly independent countries facing urgent pressure to lift their population out of poverty, they came under the guidance of international agencies dominated by former colonial powers. Even after many years of decolonization, the former colonial powers still controlled vital resources such as minerals and land in many of their former कॉलोनीज। ये इस पैराग्राफ में यही बताया गया कि जो ये जिन कंट्रीज़ को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फ्रीडम मिली थी, उन कंट्री में पॉवर्टी की, अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, और इसलिए उन्होंने IMF और वर्ल्ड बैंक या वेस्टर्न जो कंट्रीज़ है उनकी तरफ देखना स्टार्ट कर दिया हेल्प के लिए, और उन्होंने भी उनकी हेल्प करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन वही साइकिल फिर से स्टार्ट होने जा रहा था कि वही वेस्टर्न कंट्री से तो वो कंट्री को आज़ादी मिली थी, और वही अब इनडायरेक्टली वो उन्हीं कंट्रीज़ के जो इन्फ्लुएंस में दोबारा आते जा रहे थे। और अभी भी वो कंट्री जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थे, वो डेवलपिंग कंट्री के जो रिसोर्सेज थे, जैसे मिनरल है, लैंड है, उन पर अपना जो है अधिकार जमाते जा रहे थे। जैसे पहले जो कॉलोनियल कंट्री होते हुए भी उनका अपने रिसोर्सेज पर कोई अधिकार नहीं था, उनका यूज़ वो जो कॉलोनियल पावर है वो ही करती थी। Large corporations of other powerful countries, for example, the US, also often managed to secure right to exploit developing countries' natural resources very cheaply. At the same time, most developing countries did not benefit from the fast growth of the Western countries' experience on the 1950s and 1960s. इसी टाइम जो डेवलपिंग कंट्री थे, उन हालांकि IMF और वर्ल्ड बैंक और जो वेस्टर्न कंट्री उनकी हेल्प करी थी, लेकिन फिर भी उनको
कोई ज़्यादा उनकी कंट्री में कोई फास्ट ग्रोथ नहीं हो पाई। देयरफॉर दे ऑर्गेनाइज, इसलिए उन्होंने खुद को, डेवलपिंग कंट्री ने खुद को एक ऑर्गेनाइज किया अपने आप को, और एक ग्रुप बनाया G77 टू डिमांड अ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। और उनको लगा कि जो IMF और जो वर्ल्ड बैंक की इकनॉमी है या इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है और जो वेस्टर्न कंट्री है वो उनकी ज़्यादा हेल्प नहीं कर पा रहे, वो उनकी प्रॉब्लम को ज़्यादा अच्छी से समझ नहीं पा रहे, इसलिए उन्होंने खुद को ऑर्गेनाइज़ किया G77 में और एक नई इकोनॉमिक ऑर्डर की डिमांड की। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर बाय द न्यू दे मीन्ट अ सिस्टम दैट वुड गिव them real control over their natural resources, more development assistance, fairer prices for raw material and better access for their manufacturing goods in developed countries market। इस न्यूज़ से क्या मीनिंग था कि ये एक ऐसा सिस्टम था जो डेवलपिंग कंट्री को अपने नेचुरल रिसोर्सेज पर कंट्रोल देता था, और वो अपनी जो है कंट्री में ज़्यादा डेवलपमेंट कर सकते थे, उनके रॉ मटेरियल के उनको ज़्यादा प्राइस मिले, और फिर बेटर असेसमेंट फॉर देयर मैनु, और उनको जो डेवलप कंट्री की जो मार्केट है वहाँ पर अपनी जो प्रोडक्शन है उसके लिए उनको ज़्यादा स्पेस मिले। न्यू का फुल फॉर्म है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। नेक्स्ट 4.4 पेज नंबर 77 आ गया। एंड ऑफ ब्रिटेन वुड्स एंड द बिगनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। डिस्पाइट यूरोप स्टेबल रैपिड ग्रोथ, not all was well in this post-war world. From the 1960s, the rising cost of its overseas in, involvements weakened the US finance and कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स कि 1960 तक आते आते जो US का जो फाइनेंशियल कंट्रोल था, वो जो स्ट्रेंथ थी वो कम हो गई, वीक हो गई। द US डॉलर नाउ नो लॉन्गर कमांडेड कॉन्फिडेंस द वर्ल्ड्स प्रिंसिपल करेंसी। और US डॉलर की भी जो वर्ल्ड की जो करेंसी है उसमें इसका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पार्ट नहीं था। इट कुड नॉट मेंटेन एज वैल्यू इन रिलेशन टू गोल्ड। दिस इवेंचुअली लेड टू द कोलैप्स ऑफ द सिस्टम ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट। ये जब स्टार्टिंग में हमने रीड किया था ना कि जब ब्रिटेन वुड सिस्टम स्टार्ट हुआ तो फिक्स एक्सचेंज रेट पर हुआ था, लेकिन अब ये कोलैप्स हो गया। एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ अ सिस्टम ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, और एक नया सिस्टम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट स्टार्ट हो गया। इसमें आपके एक्सचेंज रेट को न्यू वर्ड्स में दिया हुआ है। एक्सचेंज रेट होता है देयर वर, फिक्स रेट भी दिया हुआ है, फ्लेक्सिबल भी दिया हुआ है। एक्सचेंज रेट है द लिंक नेशनल करेंसीज फॉर पर्पज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। देयर आर ब्रॉडली टू काइंड्स ऑफ एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड एक्सचेंज एंड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड होता है व्हेन एक्सचेंज रेट्स आर फिक्स्ड एंड गवर्नमेंट इंटरवेन टू प्रिवेंट मूवमेंट इन दैम। और फ्लेक्सिबल जो रेट होता है, दीज रेट्स डिपेंडिंग ऑन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसीज इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स इन प्रिंसिपल विदाउट इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट। इसमें ये जो एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल जो एक्सचेंज रेट का मतलब है, जो गवर्नमेंट जो बैंकों को जो गवर्नमेंट जो बैंकों को लोन देती है उसकी जो रेट है, इंटरेस्ट रेट है, वो या तो फिक्स हो या फिर फ्लोटिंग का मतलब है वो टाइम के अकॉर्डिंग अप डाउन करेगी। फ्रॉम द मिड 1970 द इंटरनेशनल फाइनेंशियल system also changed in important ways. Earlier, developing countries could turn to international institution for loans and developing assistance. जो developing country थे वो international institution पर ही लोन और डेवलपमेंट हेल्प के लिए टर्न हो गई, बट नाउ दे वर फोर्स्ड टू बोरो फ्रॉम वेस्टर्न कमर्शियल बैंक्स एंड प्राइवेट लैंडिंग इंस्टीट्यूशन। दिस लेड टू पीरियोडिक डेट क्राइसिस इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। कि डेवलपिंग वर्ल्ड ने, डेवलपिंग कंट्रीज ने जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन थे या जो वेस्टर्न कमर्शियल बैंक थे वहाँ से ज़्यादा लोन लेना स्टार्ट कर दिया, और जिसके कारण वो एक डेट क्राइसिस में यानी कर्जे के जो संकट में फंस गए। एंड लोअर इनकम्स एंड इंक्रीज पॉवर्टी स्पेशली इन अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। और अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो कंट्रीज थे उसमें जो पॉवर्टी और एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ गया। द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड वाज आल्सो हिट बाय अनएम्प्लॉयमेंट दैट बिगेन राइजिंग फ्रॉम द मिड 1970 एंड रिमेन्ड हाई अंटिल द अर्ली 90s तक। यानी कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो 70
मिड में स्टार्ट हुआ और 90 तक ये अनएम्प्लॉयमेंट कंटिन्यू हुआ। फ्रॉम द लेट 1970 MNC आल्सो बिगेन टू शिफ्ट प्रोडक्शन और ऑपरेशंस टू लो वेजेस एशियन कंट्रीज। MNC का हमने इकोनॉमिक्स में भी रीड किया था कि उन्होंने भी एशियन कंट्रीज़ में अपने पैर फैलाने स्टार्ट कर दिए थे। चाइना हैड बीन कट ऑफ फ्रॉम द पोस्ट वॉर वर्ल्ड इकोनॉमी सिंस इट्स रेवोल्यूशन इन 1949 बट न्यू इकोनॉमिक चाइना हैड बीन कट फ्रॉम द पोस्ट वॉर वर्ल्ड इकोनॉमी सिंस इट्स रेवोल्यूशन इन 1949। चाइना इन सबसे दूर रहा क्योंकि वहाँ 1949 में रेवोल्यूशन हुई थी। बट न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसीज इन चाइना एंड द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन एंड सोवियत स्टाइल कम्युनिज्म इन ईस्टर्न यूरोप brought many countries back up into the fold of the world economy. Wages were relatively low in countries like China, thus they became attractive destination for investment for foreign MNC। हालांकि वहाँ पर जो चाइना में है वो वेजेस बहुत कम थे, लेकिन इसी के कारण जो MNC के लिए वो एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनी कि मीन्स कि MNC वहाँ पर ज़्यादा बनी। टू कैप्चर वर्ल्ड मार्केट हैव यू नोटिस द मोस्ट ऑफ द TVs, मोबाइल फ़ोन एंड टॉयज वर सी इन द शॉप सीम टू बी मेड इन चाइना। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द लो कॉस्ट structure of the Chinese economy, most importantly its low wages. The relocation of industry to low wages countries stimulated world trade and capital flow in the last 2 decades of the world economics geography has been transformed as countries such as India, China and Brazil have undergone rapid economic transformation। और इसी के कारण जो इंडिया, चाइना और ब्राज़ील का एक रैपिड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। चैप्टर बच्चों कंप्लीट। यहाँ पर आपकी NCERT की एक्सरसाइज दी हुई है और डिस्कस क्वेश्चन ये मैंने पहले आपको करवा रखे हैं, ये आप नोटबुक में लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, बाय।